ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा की थी उसी को आगे आज ले जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके घोषित आदर्श, दार्शनिक आधार और भारतीय संविधान की विशेषताएं। जैसा कि हमने देखा था कि भारत के संविधान की एक प्रस्तावना है, संक्षिप्त रेखा चित्र है या प्राकथन जिसको कहें, जिसके आधार पर भारतीय संविधान के आदर्शों को हम पहचानने का प्रयास कर रहे थे। उसी संदर्भ में हमने देखा था कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के एक में जो लिखे हुए शब्द हैं, वो एक एक शब्द व्यापक विचार प्रस्तुत करते हैं, दर्शन प्रस्तुत करते हैं, आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जिसके आधार पर स्वतंत्र भारत के राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था की रचना की गई है। तो हमने देखा था कि हम भारत के लोग, भारत को एक से क्या तात्पर्य है, भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या तात्पर्य है। समाजवादी से क्या तात्पर्य है। पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष या जिसको अंग्रेजी में सेक्युलरिज्म कहते हैं, पंथ निरपेक्षतावाद, या सामान्य बोलचाल की भाषा में जिसको कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षतावाद। तो धर्मनिरपेक्षतावाद के जो मॉडल थे 2-3, अमेरिकन धर्मनिरपेक्षतावाद, जिसको हम परस्पर बहिष्करण के आधार पर हमने देखा था कि वहाँ राज्य और चर्च के बीच में परस्पर बहिष्करण रखा गया और एक सेपरेशन की वॉल ऑफ सेपरेशन उसमें रखी गई है, और राज्य न तो धर्म में हस्तक्षेप करता और न ही धर्म राज्य में हस्तक्षेप करता है। तो ये जेफरसन मॉडल को हमने देखा था। उसके बाद हमने जो विश्व में दूसरा महत्वपूर्ण मॉडल है वह है फ्रांस का मॉडल, लाइसेटी जिसको कहते हैं, उस लाइसेटी मॉडल को देखा था, जिसमें एक तरफा बहिष्करण किया गया। मतलब राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है लेकिन धर्म का राज्य में हस्तक्षेप नहीं है, उसको देखा था। तीसरा मॉडल जो था वो हमने देखा कि हमारा मॉडल इन दोनों से अलग तरीके का पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष मॉडल है, और वह मॉडल जो है वह हमने उसको नाम दिया था कि वह प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस या उसूली फासले का मॉडल है। अर्थात कि राज्य चाहे या राज्य जब देखे कि धर्म के कारण प्रजातांत्रिक मूल्यों, आदर्शों की स्थापना में कहीं अड़चन आ रही है, तो राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। सामान्यतः धर्म और राज्य में पृथक्करण रखा गया है। राज्य इंट्रा रिलीजियस और इंटर रिलीजियस दोनों तरह की समस्याओं में हस्तक्षेप कर सकता है। दो धर्मों के बीच संघर्ष को रोकने का कार्य भी राज्य करेगा, और धर्म के अंदर क्या व्यवस्था है और वह व्यवस्था प्रजातंत्र के विरुद्ध जाती है, हमारे आदर्श के विरुद्ध जाती है, तो उसमें भी हस्तक्षेप करेगा। इस संदर्भ में हमने भारत में के दो प्रमुख धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म, दोनों का उदाहरण लेकर के देखा था कि समानता हमारा प्रजातंत्र का मूलभूत आदर्श है, और उस समानता की स्थापना में, चाहे वो स्त्री पुरुष के मध्य की समानता हो या अन्य समानता हो, तो उस समानता के स्थापना में अगर धर्म अड़चन देता है, स्त्री को दोयम दर्जे का मानता है, तो राज्य 3 तलाक के विरुद्ध कानून भी बनाता है और बनाया गया है। इसी तरीके से अगर व्यक्ति के मध्य विभेद किया जाता है, व्यक्ति को किसी धार्मिक मंदिर या संस्था में या उसके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है, तो राज्य चाहे वो कोई भी धर्म हो, और हिंदू धर्म में भी हस्तक्षेप किया है और कर सकता है। इस तरीके से हमारा जो मॉडल है पंथ निरपेक्षता का मॉडल, जिसको स्वीकार किया गया है, वह दुनिया में एक महत्वपूर्ण
जिसको कहना चाहिए कॉन्सेप्चुअल इनोवेशन है, और यह भारतीय संविधान की एक विशेषता है जिससे दुनिया के अन्य जो बहुसांस्कृतिक या विविधतापूर्ण देश है उससे उसके आधार पर प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका आगे जो हैं जिनका अपना एक महत्वपूर्ण आधार है और महत्वपूर्ण व्याख्या की जा सकती है उन शब्दों की, जिसमें अगला जो शब्द आता है, जैसे कि हमने कहा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र को जनतंत्र डेमोक्रेसी नाम से भी जाना जाता है। हमारे यहाँ गणराज्य भी है, गणराज्य लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेसी क्या है? जहाँ डेमोक्रेसी हो वहाँ रिपब्लिक हो आवश्यक नहीं है, और जहाँ रिपब्लिकन व्यवस्था है वहाँ प्रजातंत्र तो होना ही आवश्यक है। बिना प्रजातंत्र के तो अब रिपब्लिक और डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का अर्थ भी यहाँ समझना आवश्यक हो जाता है। प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र की एक सामान्य सी बहुत ही लोकप्रिय परिभाषा वह अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है, और सामान्यतः सभी लोग जो प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं वो उसको कोट करते हैं और जानते हैं कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन प्रजातंत्र है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, अर्थात कि जनता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करे, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और एक अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्राचीन यूनान में या प्राचीन भारत में जो जनपद हुआ करती थी वहाँ सभी लोग एक स्थान पर एकत्रित होते थे और अपने लिए वर्ष भर के लिए कानून निर्माता या कानून लागू करने वाले या अपने जो है कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करते थे, और फिर समय समय पर मिल करके और उनका आगे कार्यवाही की जाती थी। तो वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जहाँ कम जनसंख्या हो वैसी स्थिति में संभव होता। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र तो अब विश्व में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बीज हमको दिखाई देते हैं, वह है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में ही कुछ कैंटन्स में जहाँ की जनसंख्या बहुत कम है वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। सभी लोग एक स्थान पर एकत्रित होकर और अपने लिए व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायपालन का कार्य और अधिकारी नियुक्त करते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में और अधिकांश देशों में जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है, सभी लोग एक स्थान पर एकत्रित होकर एकमत होकर और कोई निर्णय लेने की संभावना बहुत ही क्षीण है। ऐसी स्थिति में जो प्रजातंत्र का स्वरूप आया और सामान्यतः सभी स्थान पर देखा जाता है, स्विट्जरलैंड में भी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, लेकिन वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपाय ज़्यादा प्रभावी रूप से लागू किए गए हैं। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र मतलब हम एक निश्चित जनसंख्या अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करें और वो प्रतिनिधि उनके उस जनसंख्या के बिहाफ पर वह कार्यवाही व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायपालन का कार्य करेगा। तो ऐसी स्थिति संभव नहीं होने के कारण अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। और स्विट्जरलैंड में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कुछ उपाय किए गए हैं, और वो उपाय है जैसे जनमत संग्रह, लोक निर्णय, रिकॉल या प्रत्यावर्तन और प्रारंभक। ये चार प्रकार के हैं, इनिशिएटिव, रिकॉल, रेफरेंडम और इस तरीके के ये जो प्लेबिसाइट, ये चारों उपाय हैं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के तत्व को लाने के। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, मतलब ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी रहेगी। जनता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और उन प्रतिनिधियों के आधार पर यहाँ की शासन प्रणाली चलेगी, न कि वंशानुगत या अन्य के प्रकार से। तो लोकतंत्र, इस संदर्भ में लोकतंत्र से तात्पर्य है कि शासन व्यवस्था ऐसी होगी, लोकतंत्र के आदर्श है कि स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, भ्रातृत्व होगा, मतलब यहाँ जो है यहाँ व्यक्ति व्यक्ति के बीच में किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होगी। अब कहा यहाँ ये आलोचक कह सकते हैं या कोई प्रश्न उठा सकता है कि आर्थिक असमानता है। इस संदर्भ में देखा जाए लोकतंत्र एक राजनीतिक
अवधारणा है और राजनीतिक पद प्राप्त करने में उसका कोई अवरोध नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है, निर्वाचन लड़ सकता है और वो अपना निर्वाचित हो सकता है और अपनी जनता की सेवा कर सकता है। तो इस तरीके से लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई। देखिए, लोकतंत्र की जन्मस्थली आधुनिक समय में माना जाता है ब्रिटेन, लेकिन ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है, मतलब स्वतंत्रता, समानता और जनता से निर्वाचित सरकारें हैं और अकाउंटेबिलिटी है उन सरकारों में, जनता के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, लेकिन वहां गणतंत्र नहीं। गणतंत्र से तात्पर्य एक सामान्य सा अर्थ इसका निकाले तो जिस शासन व्यवस्था में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी या प्रथम नागरिक जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है तो वह गणतंत्र नहीं है। तो ब्रिटेन में जो प्रथम नागरिक है, वहां के सम्राट या महारानी, वह अपने अधिकार जनता से प्राप्त नहीं करते, वह वंशानुगत पिता से पुत्र या पुत्री जो भी बड़े हों उनको मिलता है, इसलिए वहां गणतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ भारत में वेस्टमिनिस्टर मॉडल की संसदात्मक शासन प्रणाली चाहे ब्रिटेन से ली गई हो, लेकिन ये इनोवेशन है, ये हमारे संविधान निर्माताओं का एक दूरदृष्टि है कि उन्होंने भारतीय संविधान में जो है लोकतंत्र के साथ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की भी स्थापना का संकल्प पारित किया और संविधान की रचना की। तो गणतंत्र से तात्पर्य है कि हमारे देश का प्रथम नागरिक या जिनको हम राष्ट्रपति कहते हैं, वह जनता से एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित व्यक्ति होता है। उसके पश्चात पुनः जो एक डेफिनेट टर्म है जो 5 साल की है, उसके पश्चात पुनः इस प्रक्रिया को अपना करके और कोई अन्य या वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे यहाँ 2 बार रहे हैं और सामान्यतः उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन समय से होते रहे हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा स्थापित यह आदर्श भी एक प्रमुख आदर्श है कि हमने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है। तो फिर से हम दोहराएं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके सभी नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर सन 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो संविधान की इस प्रस्तावना से ये 4, 5, 6 जो प्रमुख आदर्श और विशेषताएं दिखती है, उसमें हम अब देख सकते हैं कि शासन का संसदीय स्वरूप है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य और गणराज्य का अर्थ स्पष्ट कर दिया कि शासन का प्रमुख व्यक्ति जनता के द्वारा निर्वाचित है। देखिए, विश्व में 2 मॉडल है, एक संसदीय मॉडल है जिसको ब्रिटेन की व्यवस्था को उसका मॉडल स्वरूप माना जाता है संसदीय प्रणाली का, और एक है अध्यक्षीय मॉडल, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोनों आधारित काय पर हैं, दोनों आधारित है प्रजातांत्रिक मूल्यों पर और प्रजातांत्रिक विचार पर, प्रजातांत्रिक सिद्धांत पर। लेकिन प्रजातंत्र के 2 स्वरूप दिखते हैं मुख्य रूप से, एक संसदीय स्वरूप है, एक अध्यक्षीय स्वरूप है। संसदीय स्वरूप में अकाउंटेबिलिटी को महत्व दिया जाता है, अधिक आग्रह व्यक्त किया जाता है, और अध्यक्षीय स्वरूप में सेपरेशन ऑफ पावर और स्थायित्व को अधिक महत्व दिया जाता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका में लागू है। वहां जो राष्ट्र का प्रमुख है, जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं, वह एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है और वह वहां की जो व्यवस्थापिका है, जिसको हम कहते हैं कांग्रेस, वहां की व्यवस्थापिका कांग्रेस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, उसके भी 2 सदन है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। लेकिन सामान्यतः उनसे स्वतंत्र है वह
एक महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया उसको भी जा सकता है, लेकिन वो कठिन प्रक्रिया है, बहुत कठिन प्रक्रिया, और सामान्यतः वो 4 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करता है, तो स्थायित्व अधिक है वहां। और व्यवस्थापिका के साथ साथ न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। हमारे यहां संसदात्मक शासन प्रणाली दी गई, जो मॉडल ब्रिटेन का था, लेकिन हमने कोई ऐसा कॉपी पेस्ट नहीं किया है। संसदीय शासन प्रणाली में हमारी व्यवस्था व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, मतलब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है। व्यवस्थापिका के सदस्यों से ही कार्यपालिका बनती है, और जो व्यक्ति व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं है उसको 6 माह के अंदर कहीं से निर्वाचित होकर व्यवस्थापिका का सदस्य बनना भी अनिवार्य है। लेकिन साथ साथ हमारे यहां जो ब्रिटेन में न्यायपालिका है, वह न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ब्रिटेन में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, और उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको हम लोकसभा के समान मान सकते हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को राज्यसभा के समान मानते हैं। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लॉ लॉर्ड्स भी होते हैं, जो कि मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों का कार्य करते हैं। तो वहां स्वतंत्र व्यवस्थापिका से स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है। और हमारे यहां संसदीय स्वरूप होने के उपरांत भी हमने व्यवस्थापिका कार्यपालिका के संबंध तो हैं, क्योंकि दोनों कार्यपालिका का जीवन व्यवस्थापिका के बहुमत पर निर्भर कर रहा है, लेकिन स्वतंत्र और एक निष्पक्ष न्यायपालिका भी है, एकहरी न्यायपालिका है। संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए एक न्यायपालिका है और एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल स्ट्रक्चर हमारे यहाँ का है। तो यह भी हमारे यहाँ की प्रमुख विशेषता है भारतीय संविधान की। और यह संसदीय स्वरूप, भारत के संविधान का संसदीय स्वरूप कभी कभी आलोचना का शिकार होता है कि इससे अस्थायित्व होता है, अस्थिर सरकारें हैं, लेकिन इसमें जिसमें जो उत्तरदायित्व निर्धारण की एक व्यवस्था है, और हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़ी विचार विमर्श और सोच समझ के साथ इस व्यवस्था को लागू किया है। और विगत हमारे 7-8 दशकों से यह निरंतर गतिशील है। और कोई भी संविधान, जीवित संविधान वही माना जाता है जो समय के साथ परिवर्तनों के साथ साथ उसमें एडजस्ट करता चले, और हमारा संविधान भी एक प्रमुख गतिशील संविधान है। अगला जो है प्रमुख विशेषता इसकी दे सकते हैं कि इसका स्वरूप संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। देखिए, संविधान जो है शक्तियों के वितरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। अगर संविधान के द्वारा एक ही स्थान पर पूरे क्षेत्र की, भूभाग की शासन संचालन की शक्तियां दी जाती, तो वो एकात्मक संविधान है। और शासन की करने की शक्तियां राज्य और केंद्र के मध्य वितरित होती है, तो वह संघात्मक संविधान माना जाता है। तो भारत का संविधान संघात्मक संविधान है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है, क्योंकि संविधान में लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया, जिसे कि भारत नाम से जाना जाएगा, वह राज्यों का संघ होगा। अब संघ भी, अब यह फिर सैद्धांतिक बात हो गई कि संघ क्या होता है, परिसंघ क्या होता है, कॉन्फेडरल क्या होता है। तो जहां राज्य मजबूत होते हैं वह परिसंघ कहलाता है, कॉन्फेडरल सिस्टम कहलाता है। जहां संघ मजबूत होता है तो सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म कहलाता है। तो भारत में बड़ा बैलेंस रखा गया संविधान निर्माताओं ने, क्योंकि जो बड़े देश हैं, यहाँ विविधताएं हैं, भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक, अनेक तरह की विविधताएं, उनके समायोजन और संतुलन के लिए संघात्मक शासन प्रणाली ही एकमात्र उपाय दिखती है। एकहरी शासन प्रणाली या एकात्मक शासन प्रणाली जो ब्रिटेन में है, तो सामान्यतः वहां विभेद कम दिखाई देते हैं, चाहे वो धार्मिक विभेद हो, जातिगत विभेद हो। जातिगत विभेद भी नहीं दिखाई देते, धार्मिक विभेद भी कम है। और इसीलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ था और संविधान निर्माण करके और इसको लागू किया गया था, तो विश्व में इसको विश्व के जितने भी नेतृत्व रहा है या राजनीतिक वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने बड़ी आश्चर्य की दृष्टि से देखा था और कहा था कि 1 दशक तक चलने वाला यह व्यवस्था होगी, क्योंकि ये चल नहीं सकती, क्योंकि जो जहां असमानताएं हैं, विभिन्न प्रकार के विभेद हैं, वहां इस तरह का
संविधान जो कि प्रजातांत्रिक मूल्यों को आधार मान करके और निर्मित किया गया है, वो कैसे संभव है? लेकिन हमारी सामाजिक संस्कृति से यह संविधान आज गतिशील है और इस संविधान में हमने जो व्यवस्था की है उसमें विभेद को भी महत्व दिया है, अनेकता में एकता। हम अनेकताओं को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हम अनेकताओं, हम मानते हैं कि ये इनका खान पान अलग है, इनका धर्म अलग है, इनकी जाति अलग है, तो जातिगत आधार पर अपलिफ्टमेंट के लिए प्रयास किया गया है, उनके अनेक व्यवस्थाएं की गई है। हमारे यहाँ जो है जातिगत सामुदायिक संगठन भी हैं, उनका अपना महत्व है, सांस्कृतिक समूह भी हैं, उनका अपना महत्व है। तो अनेकताएं हैं और अनेकता के साथ साथ एक एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया, तो एक केंद्र भी है। और संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई और संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान ने ही शक्तियों का वितरण कर दिया है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के आधार पर व्यवस्थापन की शक्ति, कार्यपालन की शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, सबका विभाजन सुनिश्चित किया गया है। समय के साथ थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन सुनिश्चित संविधान ने कर दिया है और इस आधार पर एकता रखने का प्रयास किया गया है और अनेकताओं को समायोजित और उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो भारतीय संविधान का स्वरूप दिखाई देता है हमको संघात्मक। दिखने में प्रकट में दिखाई देता है कि राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का वितरण है तो संघात्मक है। दिल्ली की सरकार अलग दिख रही है, भोपाल में एक सरकार है अलग दिख रही है। संविधान में शक्तियों का वितरण किया गया है, यह भी हमको दिखाई देता है। अनेक संवैधानिक प्रावधान दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर देखें हम तो संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता होती है। हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता है, मतलब नागरिकता एक है, हम भारत के नागरिक हैं, उसके बाद हम अपने राज्यों के निवासी हैं। लेकिन अमेरिका जो संघात्मक शासन प्रणाली का मॉडल है, वहां अमेरिकन नागरिकता है, उसके पहले वो जिस राज्य का है रहने वाला वहां की नागरिकता भी है। तो इकहरी नागरिकता, एकल न्यायपालिका भी हमारे यहां आत्मा में दिखती है कि एकात्मक आत्मा है, क्योंकि हमको एकता भी सुनिश्चित करनी है। तो संघात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका में है, स्वतंत्र है, तो हम तो स्वतंत्र हैं, हमारे यहाँ भी स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन उसमें भी प्रावधान किया गया। और वहाँ जो है राज्यों की भी अपनी न्यायपालिका है, लेकिन हमारे यहाँ के राज्य में जो न्यायपालिका है, जिसको हाई कोर्ट्स कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही है और एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल व्यवस्था है। लेकिन इस व्यवस्था में भी एक अंतर यह है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका का आधार है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जो जुडिशियल रिव्यू किया जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य किया जाता है, तो वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। लेकिन अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस के आधार पर होता है, तो वहां पूर्णतः स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमारे यहाँ न्यायपालिका अगर विधि की स्थापित कर दी गई, विधि स्थापित कौन करता है? व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका ने कोई एक विधि प्रक्रिया अपना करके स्थापित कर दी गई है, चाहे न्यायपालिका पसंद करे या नहीं करे, लेकिन उस विधि की स्थापना अगर तरीके निर्धारित प्रक्रिया से हुई है तो फिर न्यायपालिका को उसको मानना आवश्यक होता है। तो ड्यू प्रोसेस लॉ ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो हमारे यहाँ की आत्मा न्यायपालिका, एक इकहरी न्यायपालिका, एक एकल नागरिकता, सिविल सर्विसेज जो हमारे यहाँ अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इस तरीके के अनेक प्रावधान विचार करता, अध्ययन करता अपनी दृष्टि से ऐसे अनेक प्रावधान संविधान में खोज सकता है जो हमारे यहाँ एक एकता को स्थापित करने के लिए संविधान में दिए गए हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का स्वरूप तो संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। और हम भारत एक, जो बात कही गई थी कि हम भारत के लोग भारत को एक, तो हमने एक बनाया है और हम एक ही रहेंगे, इस तरह का एक आदर्श और एक दर्शन इसमें प्रकट होता है। तीसरा जो है एक सामान्य सा संविधान के संबंध में आता है कि भारतीय संविधान की विशेषता कि विश्व का व्यापकतम लिखित, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान बड़ा है
क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 10 अनुसूचियां हैं, और अनुच्छेद तो अब संशोधन के बाद बढ़ भी गए हैं। और क्योंकि विविधताएं अनेक है और अनेक विविधताएं हैं, इसलिए उनके सबको की व्यवस्था के लिए संविधान इतना व्यापक है और कोई भी चीज इसमें अस्पष्ट नहीं है, इसके कारण व्यापक हो गया है। लेकिन साथ साथ यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का भी समन्वय है। देखिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक वो संविधान होता है जिसमें आसानी से सामान्य विधि की प्रक्रिया से संशोधन हो जाए, तो वो लचीला संविधान कहलाता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। कहा जाता है कि ग्रेट ब्रिटेन का संविधान लचीलतम संविधान है, सबसे अधिक लचीला है। सबसे अधिक लचीला है मतलब लिखित है ही नहीं, वहाँ सामान्य विधि की प्रक्रिया से कोई भी संवैधानिक कानून का निर्माण कर दिया जाता, बदल दिया जाता है, तो वो लचीला संविधान है। लेकिन अमेरिका के संबंध में कहते हैं कि अमेरिकी संविधान कठोर संविधान है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वहाँ संशोधन आसानी से नहीं हो सकते हैं। लेकिन भारतीय संविधान के संबंध में अनेक ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया से संशोधन संभव है। लेकिन कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जो संविधान संशोधन की का अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर उनमें संशोधन किया जाना संभव होता है, और वह प्रक्रिया बड़ी जटिल, बड़ी कठिन है, आसानी से संशोधन नहीं हो सकते हैं। इसके कारण कहा जाता है कि भारतीय संविधान में कठोर और लचीलेपन का समन्वय है। तो ये भी एक हमारी एक नवीन संविधान की विशेषता है। नवीन मतलब विश्व के संविधान वाद में जो अध्ययन किया जाता है उसमें एक हमको ये नई चीज़ दिखती है। इसके साथ साथ मौलिक अधिकारों की स्थापना और भी संविधानों में दिखती है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है विस्तार से मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। अनुच्छेद 12 से 35 तक 7 मौलिक अधिकार मूल संविधान में दिए गए थे। उसमें 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में बदल दिया गया 300 क में। तो अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार में समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से तो मौलिक अधिकारों पर किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। ये अपने आप में एक व्यापक और बहुत विषय है कि मौलिक क्या होता है, अधिकार क्या होता है, अधिकार है तो फिर ये मौलिक कैसे हैं, क्या कोई इसको ले सकता नहीं ले सकता, तो ये एक अलग से विषय होगा, तो उस पर चर्चा करेंगे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, तो हमने ये प्रमुख विशेषताएं देखी है। उसके बाद हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं और यह भी हमारी विशेषता है। एकल नागरिकता हमने बता दिया है। और एक महत्वपूर्ण विशेषता देखिए, इसी कारण कहा जाता है कि भारत का विश्व के इतिहास में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो 3 प्रमुख प्रजातांत्रिक क्रांति हुई है। पहली क्रांति माना जाता है अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जो डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन रही है। उसने जो है एक रिपब्लिकन सरकार की स्थापना की कि राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। लेकिन वहाँ भी निर्वाचन का आधार बड़ा सीमित रहा। काले लोगों को वोटिंग राइट नहीं थे, महिलाओं को नहीं रहे, और तब हुआ। दूसरा फ्रांस में हुआ, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को लेकर एक नई क्रांति हुई, नया विचार आया और एक प्रजातंत्र का व्यापक फैलाव हुआ। तीसरी क्रांति हम लोगों को मानना चाहिए कि भारतीय संविधान निर्माण और भारत की स्वतंत्रता रही है, जिसने प्रजातंत्र के आधार को ही व्यापक किया है। हमारे यहाँ प्रारंभ से ही सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था की गई है। स्त्री और पुरुष और किसी में अंतर नहीं, जो भी निर्धारित आयु है उसको पूरी करेगा। उसमें शिक्षा का कोई बैरियर नहीं है, वह ना कोई संपत्ति का बैरियर है, जो पहले हुआ करता था कि इतनी एक सर्टेन अमाउंट में प्रॉपर्टी होगी वही वोटिंग राइट रखेगा, या पुरुष ही वोटिंग राइट रखेगा, या इस क्षेत्र का ही रखेगा। हमारे यहाँ सब
जो भी नागरिक इस भारत देश का है, निश्चित आयु को पार किया हुआ है, तो वह यहाँ का मताधिकार की उसको पात्रता है। तो यह प्रजातंत्र का, डॉक्टर योगेंद्र यादव एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने प्रजातंत्र के विचार का ही प्रजातांत्रिकरण किया है, तो यह सिद्ध होता है। काफ़ी समय हुआ, आप लोगों ने बड़ा पेशेंटली सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर कभी मिलेंगे, चर्चा होगी। थैंक यू।